और बहुत लोग बोलते हैं ना कि कोटा में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते होंगे, ये फिर बहुत जल्दी कंपेयर करने लगते हैं। अब जानते ही क्या हो अरे कोटा के बारे में? क्या है कोटा? क्या सिलेक्शन देने के लिए वो काम करती है? क्या वहाँ जाते ही सिलेक्शन हो जाता है? नहीं होता। वहाँ जाने का मतलब ही क्या है? यहाँ वहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे सिलेक्शन हो जाएगा, आपका अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, या ये सब नहीं है। वहाँ जाने का मतलब है बस आपको एक वहाँ माहौल दिया जाता है कि हाँ, अब इतने बच्चे जो है आप एक ही एग्ज़ाम के लिए कॉम्पीट कर रहे हो, आपको लड़ना है इसके लिए, वो सिखाया जाता है। उसके उसके अलावा और क्या होता है वो सब किसी को ने देखा है? नहीं देखा। देखो, अब सबको पता है कोटा में जो पढ़ते होंगे वहाँ एक ही क्लासरूम के अंदर 200 बच्चे रहते हैं, राइट? लगभग 200 तो बच्चे रहते ही रहते हैं। अब उस 200 बच्चे में हो सकता है बहुत सारे आपस में ग्रुपिंग बना लिए होंगे, बहुत सारे दोस्त हो गए होंगे। वहाँ दिक्कत नहीं आती, दिक्कत कब आती है? जब वहाँ पर टेस्ट होता है। अब टेस्ट होगा, अगले दिन क्या पता चलता है कि जो दोस्त थे उसमें से मान लो कि 2 दोस्त में सेम नंबर आया और तीसरा दोस्त जो था उसका थोड़ा कम नंबर आ गया। अब उसकी बनने लगेगी मीम्स। बोलेगा यार तुम तो पढ़ता नहीं है, वो सोचेगा कि मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मेरे को अब इस बार क्या करना है, मेरे को अब इस इन लोगों से ज़्यादा नंबर लाना है। वो तो सोचेगा ना कि मेरे को इस लोगों से ज़्यादा नंबर लाना है। अब वो ज़्यादा नंबर लाने के लिए क्या करेगा? ज़्यादा देर पढ़ेगा, ज़्यादा देर फोकस करेगा पढ़ाई पे, है ना? अब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेगा, मान लो उसने ज़्यादा नंबर ला भी लिया। अब दोनों में क्या होगी? दुश्मनी होगी। जो दोस्त रहते थे अब क्या होगी? दोनों में दुश्मनी हो जाएगी। तो एक तरह से हुआ क्या, ये एग्ज़ाम ने कराया क्या? दोस्ती तो कराई नहीं, उल्टा दोस्ती को तोड़ दिया। अब दोस्ती को तोड़ दिया, ऊपर से प्रेशर चल रहा है इसके पास क्या कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा नंबर लाना है, इन लोगों को बहुत पीछे छोड़ देना है। राइट? मेंटालिटी तो यही बैठ गई कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा नंबर लाना है। ये मेंटालिटी तो है नहीं कि मुझे उसके साथ रहना, मेंटालिटी ये बैठी है कि मुझे उसको हराना है, किसी भी हाल में हराना है। इसके लिए वो क्या करेगा? खाना-वाना सब छोड़ देगा भाई, वो सिर्फ़ क्या करेगा? फ़ोकस किस पे करेगा? स्टडी पे फ़ोकस करना शुरू कर देगा कि मेरे को अब इससे ज़्यादा नंबर लाना है, अब मुझे दिखाना है कि मैं इतना नंबर ला सकता हूँ। राइट? अब इसके कारण वो क्या कर रहा है? इसके कारण वो क्या कर रहा है? अब वो उसको पता है कि उसके हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिल रहा। एक तरफ हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं है, दोस्ती टूट चुकी है, बंदा के पास फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो सिर्फ़ चाहता है कि मैं इस बार तो क्लियर कर ही लूँ। वो क्या चाहेगा कि मैं इस बार नीट क्लियर कर ही लूँ। अब पता है मान लो ऐसा कभी हो जाता है कि 1-2 नंबर से उसकी सिलेक्शन रेट रुक जाती है। अब वो बंदा क्या हुआ? दोस्ती पहले टूट चुकी है, खाना वो पहले छोड़ चुका है, फ्रस्ट्रेट वो हो चुका था, वो लास्ट होप थी कि मैं वो नीट क्लियर कर लेगा लेकिन वो नहीं कर पाया, तो अब उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता क्या है? पेरेंट का सपोर्ट नहीं रहता तो उस टाइम वो क्या करता है? मैं बोलना नहीं चाहता, पर आपको सबको पता है वो क्या करता है। फिर वो माहौल ही पे मत जाओ ना। आप एक स्टडी को लेकर के अगर आप चाहते हो कि आप कोटा पे चले जाओ तो वो मत देखो। कोटा पे क्या है? सिर्फ एक स्टडी ही तो है। क्या आप वहाँ खेल सकते हो? नहीं खेल सकते। वो क्या वहाँ आपको अच्छा माहौल मिलता है? नहीं मिलता। क्या आपको हॉस्टल खाना अच्छा लगता है या घर का यार? हॉस्टल में कितने अच्छे खाने देते हैं। आप एक चीज़ देखते हो कि हाँ यार वहाँ का पढ़ाई अच्छा है, वहाँ का सिलेक्शन रेट आप देख लीजिए कि हाँ, वहाँ से बहुत अच्छा सिलेक्शन रेट है, बहुत अच्छा। यार कितने कैसे अच्छा नहीं होगा, वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। कभी वो सोचा है कि क्या आप यहाँ पर देखो, आप जो कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ पर 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों में अगर एक का होता है, वहाँ आप पढ़ रहे हो तो एक क्लासरूम में ही 200 बच्चे हैं, अगर 200 बच्चे में भी एक का नहीं हो रहा, मतलब आप समझ सकते हो कि कितना कम सिलेक्शन रेट है वहाँ का। आप ये समझो ना। आप कोटा क्या रेट लगा के रहते हो यार? कोटा क्या सिलेक्शन देता है आपको? कुछ नहीं देता भाई। उल्टा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप वहाँ जा करके। तो आप वहाँ पढ़ो ना जहाँ आप सेफ हो। सिंपल सी बात है, आप घर में रहो, घर में रह के पढ़ो। क्या दिक्कत है? तो आपको अगर नोट्स ही चाहिए, अच्छे नोट्स चाहिए, तो नोट्स लो ना। राइट? आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? यार कोटा पे देखो फोकस मत करो। आपको फोकस करना है कि मैं बस नीट के लिए भी सिलेक्शन हो जाऊँ। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए 600 प्लस नंबर आना चाहिए। अब 600 नंबर प्लस कैसे आए? तो एक आप रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ ना कि आपको कितना लेक्चर एक दिन में कंप्लीट करना है, कितना चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट होगा कैसे? सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल में लिखोगे सबसे तो पहले क्या कंप्लीट करना है, बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री। तो मैं तो बोलूंगा सबसे पहले बायोलॉजी कंप्लीट करो, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स पे जाओ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके लिए भी समझो यार, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। बायोलॉजी आपको सबसे ज्यादा नंबर देता है, सबको पता है 360 नंबर वो बायोलॉजी के पास ही है। अब वो भी कंप्लीट नहीं कर सकते कि ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है, 12 से या 11 से। कभी 11 ज्यादा हो सकता है, कभी 12 से भी ज्यादा हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन हम मानते हैं कि 12th से पोर्शन जो होता है वो 55% आता है और 11 का पोर्शन 45% अप्रोक्स होता है। तो ज्यादा पोर्शन आपको रहता है 12th से, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको 11th फेंक देना है। 11th में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो मैं बताता हूँ, वो है सेल बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अलावा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, यही 4 मेन चैप्टर है उसमें से, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिफिकल्ट बनाते हैं। लेकिन ये सब बोलने की बात है, आप सोचते हो ना कि यार प्लांट किंगडम कैसे कंप्लीट होगा, एनिमल किंगडम कैसे कंप्लीट होगा, सब सोचो ही मत, ऐसा मान लीजिए आना ही मत दो। अब स्टार्टिंग से पढ़ो ना। स्टार्टिंग से कैसे पढ़े सर, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं ऐसा?
डाउट तो आना चाहिए। तो स्टार्टिंग से आपको कंप्लीट करना है तो एक सीरीज बनाओ पहले, उस चैप्टर का सीरीज रहना चाहिए कि सबसे पहले आप कंप्लीट करो जेनेटिक्स, या कंप्लीट करो जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में भी दो वेरिएंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आप पहले कंप्लीट करो प्रिंसिपल को, उसके बाद आओ मॉलिक्यूलर पे। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आपको क्या पढ़ना है, जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे दिया जाता है कि जीन क्या होता है, इससे क्रोमोसोम क्या होता है, राइट, और उसके बीच में ही आप कंप्लीट करते हो, मतलब आपको क्रोमोसोम के बारे में अच्छा खासा नॉलेज उसमें हो जाता है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जब आप पढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर बेसिस में आपको जीन और डीएनए सब समझाया जाता है, यहाँ तक कि म्यूटेशन भी आपको बताया जाता है। तो आपको इस जेनेटिक्स से चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, जीन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद आप पढ़ो क्या, रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, इससे कैसे क्रोमोसोम बनेंगे, ये सब आपको कोई दिक्कत उस जगह पे नहीं होगी। अब उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आप पढ़ो इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन में क्यों पढ़ोगे कि आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया तो उसके अंदर क्या क्या होता है, सिंपल सी बात है, हम क्या एक ऑर्गेनिज्म है तो हमारे अंदर क्या क्या है, हमारे अंदर क्या क्या होगा, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम होगा, ऑर्गन्स होंगे, कुछ टिश्यूज हैं, कुछ सेल्स हैं, ये सब तो हैं। तो आपको जैसे ये हो सकता है, अब कौन सा सिस्टम होगा, तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो ये सारे सारे चैप्टर्स भी हैं, हम सबको पता है 11th में चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आप कंप्लीट करो डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसके बाद आप कंप्लीट करो रेस्पिरेटरी सिस्टम को, उसके बाद आप आओ एक्सक्रीटरी सिस्टम पे। तो एक सीक्वेंस बनता जा रहा है कि नहीं बनता जा रहा, बिल्कुल बनता जा रहा है। अब उसके बाद आपको क्या कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद आप कंप्लीट करो आप सेल बायोलॉजी को। किसको कंप्लीट करो, सेल बायोलॉजी को। सेल बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप आ जाओ प्लांट फिजियोलॉजी पे। प्लांट फिजियोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसको टफ मत बनाओ, उसको टफ बनाने की जरूरत नहीं है यार। अगर आपको लगता है ना वो बहुत ही टफ है तो आप एक बार मेरा लेक्चर जाकर देख लो, आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें, है ना। उसके बाद आप क्या करो, इसको जब कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप कंप्लीट करने आ जाओ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी पे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप फिर प्लांट किंगडम पे, उसके बाद आप एनिमल किंगडम पढ़ो, और लास्ट में पढ़ो इकोलॉजी को। इकोलॉजी को लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि वो बहुत ईजी है, राइट, वो बहुत ही ज्यादा ईजी है आपको। अब अगर आप उसको भी सोचोगे ना यार बहुत बड़ा चैप्टर है, इकोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट होगा, तो आप कभी क्लियर नहीं कर पाओगे। आप ये सोचो कि और वो चैप्टर ही तो है, राइट, जितना चैप्टर हम कंप्लीट करते आते हैं वो भी कर लेंगे। कुछ भी ऐसा थोड़ी है कुछ आप सुने नहीं होगे ना। आप 7 8 9 10 11 12 कुछ तो पढ़े होगे, उसी से तो रिलेटेड है। अगर मैं बोलूँ कि कार्निवोरस, तो क्या आपको कार्निवोरस नहीं पता क्या यार, पता होगा। तो उसमें है ही क्या, वही तो है, प्राइमरी कंज्यूमर नाम लिख दिया वहाँ, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है, टॉप कंज्यूमर, यही नाम रख दिया है, बस नाम अलग है, फंक्शन तो वही है ना। बस आपको वही तो समझना है उसमें। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आज बोल सकता हूँ कि अगर आप ये जो चैप्टर मैंने बताया उस चैप्टर अगर आप कंप्लीट करते हो तो 300+ मार्क्स इधर से आ जाएंगे। अब 300+ मार्क्स अगर आपको इधर आते हैं तो बचे कितने, 300 और चाहिए, 300 और चाहिए, तो अब बचे कितने। अब देखो, अब है हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से तो आप कम से कम 180 में से आप 170 तो ला ही सकते हो। नहीं ला सकते क्या, ला सकते हो, और कोशिश करने से जरूर आ सकता है। अगर इसमें भी ट्रिक जानना है ना तो केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, तो केमिस्ट्री को सबसे पहले आप पढ़ो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, फिर आप आओ फिजिकल पे। अब ऐसा क्यों, देखो इनऑर्गेनिक जब कंप्लीट करोगे तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल जब आपको याद हो जाएगा तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कब बढ़ता है कब घटता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब जब आप क्लियर हो जाएगा तो आप बॉन्डिंग सीख जाओगे। बॉन्डिंग जब आप सीख जाओगे तो आप आराम से ऑर्गेनिक सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादातर ज्यादा क्या होता है, बॉन्डिंग में ही प्रॉब्लम होती है, नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल ही क्लियर हो जाएगा तो आपको बॉन्डिंग में ना ही तो कोई दिक्कत होगी, ना ही आपको नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत आएगा। अगर आप चाहो कि आप फिजिकल में, तो फिजिकल में क्या है, फिजिकल में फुल फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज को आप किसी तरह याद कर लो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एम आई राइट। अगर आप उसको याद कर लेते हो तो आप आराम से कर सकते हो उसको सॉल्व। अब बचा कितना, अगर आप 170 ले आते हो बचा कितना, 130 आप फिजिक्स में आराम से ला सकते हो। फिजिक्स कोई टफ नहीं है, फिजिक्स को टफ मत बनाओ। फिजिक्स में कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना, आपको लगता है बहुत हार्ड क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है। बस वो टाइम केयरिंग, आप बस क्या करो कि टाइम मैनेजमेंट को सीख लो, है ना, कि आपको 1 मिनट के अंदर किसी ना किसी तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो करना है। अब उसके लिए क्या करो, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बिना प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये चीज आप ध्यान में रखो, है ना। अगर आपको सिलेक्शन आने में प्रॉब्लम दिलाता है तो वो भाई फिजिक्स है।
मैं क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि उसमें आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत जन का टाइम चला जाता है, तो टाइम चला जाएगा क्वेश्चन पढ़ने में, आपको प्रेशर रहता है कि मैं कैसे सॉल्व करूँ, है ना? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँगे, आप सोचते रहते हो कि 1 मिनट ऐसे चला जाता है। अब 1 मिनट अगर चला जा रहा है, तो आपको उसके अंदर आपको क्या करना है, मतलब फ़ेल भी तो करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम वो देगा नहीं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपको फिजिक्स सॉल्व करना है ना, फिजिक्स में 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको याद कर लेते हो तो 100 नंबर उधर से आ जाएंगे मेरे भाई। अगर आप 100 नंबर उधर से ले आते हो ना, तो आपको 570 प्लस स्कोर हो जाएगा, जो कि आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हो कोई भी कॉलेज में, है ना? तो देखो, आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए। पहला तो ऑप्टिक्स पढ़ लो, उससे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। थर्मल और थर्मल थर्मल फिजिक्स पढ़ लो, उसमें क्वेश्चन अच्छे आते हैं। न्यूटन फिजिक्स पढ़ लो, वो भी अच्छे, उससे भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। एनएलएम जो है वो भी इजी है, वो भी आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरी बात करो तो सेमीकंडक्टर, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन मार्क स्कोरिंग चैप्टर है वो, तो उसको बिल्कुल मिस करो। ये 5 चैप्टर आप फिजिक्स से कंप्लीट कर लो, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, 100 नंबर तो आराम से आएंगे।